मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बेटा अपना जो है अभी फोर्थ चैप्टर चल रहा है अपना फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म की अपन जो है बात कर रहे थे। तो अपना जो है लेक्चर 8 अपन जो है आज शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 8 में अपन जो है देख रहे थे बेटा, कल अपन देख रहे थे कि किस तरह से जो है बस्तर के लोगों में जो मतलब रिबेल चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, ठीक है। और विद्रोह का जो लीडर था जो कौन था, गुंडाधुर था, ठीक है। तो विद्रोह हुआ क्यों, वो भी अपन देख रहे थे। अब देखो इसके बाद में क्या वहाँ पे जो चल रहा था अपन ने देख लिया था कि वहाँ पे मतलब एक विलियम वार्ड नामक के एक मिशनरी थे, उन्होंने उस घटना को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में कुछ लिखा था कि सब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से जो है केम स्ट्रिपिंग इनटू जगदलपुर की तरफ लोग आ रहे थे, जैसे कि पुलिस हो गई, मर्चेंट हो रहे, फॉरेस्ट पियंस हो गए, स्कूल मास्टर हो गए एंड इमिग्रेंट्स हो गए, ठीक है। ये सभी लोग किसकी ओर बढ़ रहे थे, जगदलपुर की तरफ बढ़ रहे थे। ये आपको मैंने बता दिया था क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि बस्तर के लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और जो पुलिस थाने थे, स्कूल थी, ठीक है, और अंग्रेज ऑफिसरों के जो घर थे उनको लूट लिया गया था और उनमें आग लगा दी गई थी। इस वजह से ये जो लोग थे वो किस ओर भाग रहे थे, जगदलपुर की तरफ भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन देखो कुछ ही समय बाद में जो है इस रिबेल को किस तरह से जो है क्रश कर दिया गया था वो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जो हेडिंग है वो क्या है, द फियर्स ऑफ द पीपल। लोगों का जो डर था वो किस तरह से था वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो बस्तर के लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी, क्रांति शुरू कर दी थी। अब क्रांति शुरू कर दी थी, इसके बाद में देखो उनकी जो क्रांति थी वो कहाँ तक सक्सेस रही और कहाँ तक नहीं रही वो अपन देख रहे हैं। तो देखो द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स फॉर टू सुप्रेस द रिबेलियन। अब देखो ब्रिटिश ट्रुप्स भेजे गए, सैनिक मतलब जो है ब्रिटिशर्स ने किसको भेजा, ट्रुप्स, सैनिक टुकड़ियां भेजी, कहाँ पर, सुप्रेस द रिबेलियन को दबाने के लिए। जो ये रिबेलियन हो रहा था, विद्रोह जो हो रहा था, ठीक है, उसको दबाने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने किसको भेजा, सैनिक टुकड़ियों को भेजा। अब देखो द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोटिएट का मीन ये होता है बातचीत करना, ठीक है। आदिवासी जब वो ट्रूप्स आई तो वो उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन देखो क्या हुआ, बट द ब्रिटिशर्स सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। अब देखो मतलब जो लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, तो विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ियां गई वहां पर। जब सैनिक टुकड़ियां गई वहां पर तो मतलब जो रिबेलियन थे वो उनसे बात करना चाहते थे, जो क्रांतिकारी थे वो उन सैनिक टुकड़ियों से बैठकर बातचीत करना चाहते थे और समझौता करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो जितने भी क्रांतिकारी थे उनको चारों ओर से घेर लिया गया और उनके ऊपर जो है गोलियां बरसा दी गई, मतलब बातचीत उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की उन लोगों से। अब देखो फिर क्या हुआ, after that they marched through the village, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion। इसके बाद में they marched, वो घूमते रहे through the village, गांव की ओर जो है वो घूमते रहे। कौन, सैनिक टुकड़ियों की बात हो रही है कि जो पुलिस वाले थे वो चारों ओर गांव के घूमते रहे और उन लोगों के ऊपर, फ्लॉगिंग का मीन ये होता है कोड़े बरसाना। फ्लॉगिंग का मीन क्या होता है, कोड़े बरसाना होता है। कोड़े उनके ऊपर बरसाते रहे और उनको जो है सजाएं देते रहे। उन लोगों को जिन जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उन लोगों को जो है क्या करते रहे, वो सजा देते रहे। किसकी बात हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है कि जिन जिन लोगों ने बस्तर में विद्रोह किया था उन लोगों को वो पकड़कर उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे थे और उनको सजाएं दे रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो मोस्ट विलेज वर्स डेजर्टेड का मीन ये होता है खाली हो गए। बहुत सारे के जो गांव थे वो खाली हो चुके थे। डेजर्टेड एज पीपल फ्लड इनटू द जंगल्स, क्योंकि जो लोग थे वो किस ओर भाग गए थे, जंगलों की ओर भाग गए थे, ठीक है। जब
ब्रिटिशर्स जो ट्रुप्स थी वो उनके ऊपर जब हमला कर रही थी, ठीक है, तो उनके ऊपर कोड़े बरसा रही थी, उनको सजाएं दे रही थी उन लोगों पर जो लोग क्रांति में शामिल थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग जितने भी सभी जो गांव थे, सभी गांव ने इस क्रांति में भाग लिया था। तो अब सभी गाँवों के ऊपर ये क्या था, एक संकट था। क्यों? क्योंकि उनको जो है सजाएं दी जा रही थी, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब जो गांव थे वो क्या हो चुके थे? खाली हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? क्यों? क्योंकि उनको डर था भाई हमें पकड़ ना ले या सजा ना दे दे, ठीक है। और वो किसकी ओर जाकर छुप गए? जंगलों में जाकर जो है वो छिप गए। अब देखो इट टुक 3 months फॉर द ब्रिटिश टू रेंज कंट्रोल। अब देखो टू रीगेन कंट्रोल, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको 3 महीने लग गए वापस दोबारा से अपना कंट्रोल जो है वो बनाने में, ठीक है। अब देखो हावेर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर, लेकिन वो कभी भी जो है गुंडाधुर को जो है पकड़ने में क्या नहीं हो पाए? सफल जो है वो नहीं हो पाए। गुंडाधुर कौन था? मैंने आपको बताया था कि बस्तर का जो रिबेल हुआ था उसका जो लीडर था वो कौन था? गुंडाधुर था। बस्तर में जो रिबेल हुआ था उसका लीडर कौन था? गुंडाधुर था। और गुंडाधुर को वो पकड़ना चाहते थे, लेकिन गुंडाधुर को वो बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए थे। इन ए मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल द वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्परली सस्पेंडेड। अब देखो इसमें जो लोगों की जो जीत हुई थी वो किस तरह से हुई थी, ठीक है। इसमें पहला उनके लिए क्या हुआ कि जो रिजर्व का जो वर्क था वो क्या हो गया था? वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्परली। पहला तो उनके लिए क्या फायदा रहा रिबेलियंस के लिए? वर्क ऑन रिजर्वेशन was temporarily suspended। ओके जो वर्क ऑन रिजर्वेशन, आरक्षण पे जो वर्क था उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इसके बाद में देखेंगे अपन दूसरा उनके लिए क्या रहा। एंड द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस्ड टू रॉली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। अब देखो 1910 में जितने एरिया को रिजर्व किया गया था, मैंने आपको बताया 2/3 पार्ट रिजर्व कर दिया गया था, ठीक है। 1910 में लगभग 2/3 भाग को रिजर्व कर दिया गया था। रिजर्व का मतलब ये था कि यहाँ से या इन जंगलों में लोग घुस भी नहीं सकते थे। कोई भी उन जंगलों से जो है कोई भी सामान वगैरह या कोई भी उन अपने लिए उपयोगी कोई भी चीज जो है जंगलों से वो नहीं ले सकते थे। तो 2/3 पार्ट तो सिर्फ रिजर्वेशन के लिए जो है वो रख दिया गया था। अब जो है ये विद्रोह होने के बाद में इसका जो एरिया था उसको आधा कर दिया गया था। आधे को तो जंगलों में जो वहाँ की जो कम्युनिटीज रह रही थी, ठीक है, समुदाय जो रह रहे थे उनके लिए छोड़ दिया था, ठीक है। और आधे को क्या रख लिया था? अपने पास में रख लिया था रिजर्व। तो देखो द एरिया, सेकंड उनकी विक्ट्री क्या रही? ये रिजल्ट है रिबेल के, ठीक है। आपसे यही पूछ ले कि इसके रिजल्ट्स क्या रहे? बस्तर में जो रिबेल हुआ था उसके रिजल्ट्स क्या रहे? तो इसके रिजल्ट्स देखो, द एरिया टू बी रिजर्व्ड was reduced to roughly half of that plant before 1910,
ठीक है। 1910 के बजाय 1910 में जितना एरिया रिजर्व उन्होंने कर रखा था, अब उस रिजर्व एरिया को आधा कर दिया था, ठीक है। और आधे को किसके लिए छोड़ दिया, जो किसान वगैरह जो थे, ठीक है, उनके लिए जो है इसको छोड़ दिया। तो ये दो प्रकार की जीत किसकी हुई, जो रिबेलियंस थे बस्तर के जो लोग थे उनकी जीत भी थी, और उनकी हार भी ये थी कि वो जो है इनसे क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उनको स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिली थी, कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली थी। अब देखो इसके बाद में द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। इनकी जो स्टोरी है बस्तर के लोगों की वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस का मीन ये हो गया आफ्टर 1947, ठीक है, 1947 के बाद की बात है, क्योंकि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये अपन स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड। अब देखो मतलब स्वतंत्रता के बाद में भी जो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे उसके बाद में भी इस चीज़ में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं आया। लोगों को जो है जंगलों से बाहर ही रखा गया, और जो एरिया था उसको रिजर्विंग रखा गया, आरक्षित रखा गया, किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए जो है ये जितना भी एरिया जो रिजर्व था उसका ज्यों को त्यों रखा गया। मतलब रिजर्वेशन एरिया को अभी भी जो है बस्तर के लोगों के लिए नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। कब की बात हो रही है, 1947 के बाद की बात हो रही है, जब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, भारतीय सरकार का जो आधिपत्य था वो शुरू हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मतलब रूलिंग सिस्टम था वो फिनिश हो गया था, उसके बाद की बात हो रही है। उसके बाद भी लोगों को यहाँ की राहत नहीं दी गई है, ठीक है। जो रिजर्विंग एरिया पहले था उसे कंटिन्यू रखा गया, मतलब अभी भी लोगों को वहाँ पे जो है जंगलों में नहीं रहने दिया जाता है। In the 1917, the World Bank proposed that 4,600 hectares of the natural sal forest should be replaced by the tropical pine to provide pulp for paper industry. अब देखो 1970 में, ठीक है। अब यहाँ पे अपन दूसरी बात कर रहे हैं कि 1970 की बात कर रहे हैं। 1970 में जो वर्ल्ड बैंक था, World Bank proposed that 600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for इंडस्ट्री। अब देखो वर्ल्ड बैंक ने 1970 की बात है, वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया था किस बात के लिए, 4,600 हेक्टेयर जो नेचुरल साल के फॉरेस्ट हैं उनको तो काट दिया जाए और उनके जगह जो है ट्रॉपिकल पाइन के जो पेड़ हैं वो लगा दिए जाए। किस बात के लिए, कि जो पेपर इंडस्ट्री है उसके लिए पल्प की आवश्यकता होती है, जो पेपर इंडस्ट्री होती है उसके लिए पल्प की आवश्यकता होती है। पल्प का मीन होता है लुगदी, ठीक है, पल्प का मीन क्या होता है, लुगदी होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये प्रपोजल रखा था कि लगभग 4,600 हेक्टेयर जो साल के पेड़ हैं उनको हटाकर उनकी जगह पर जो है पाइन का मतलब देवदार के पेड़ जो है वो लगा दिए जाने चाहिए। देवदार के पेड़ से जो है लुगदी तैयार की जाएगी और लुगदी से जो है पेपर तैयार किए जाएंगे, कागज, ठीक है।
लुगदी से फिर क्या तैयार होता है, कागज जो है वो तैयार किए जाएंगे। ऐसा किसने प्रपोजल रखा, वर्ल्ड बैंक ने जो है यहाँ पर प्रपोजल रखा था। अब इसके बाद की बात करें, देखो लेकिन ये प्रपोजल सक्सेस नहीं होने दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्टेड बाय द लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रपोजल वर्ल्ड बैंक के द्वारा रखा गया था, इस प्रपोजल को जो है यहाँ के जो स्थानीय जो भी पर्यावरणविद थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस प्रपोजल को यहीं पे जो है क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब देखो लेट्स नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। अब देखो, अब अपन ने भारत की तो बात कर ली कि भारत में जो है किस तरह से क्या हो रहा था। अब अपन बात करेंगे एशिया के जो अदर पार्ट्स थे, जैसे कि इंडोनेशिया और भी दूसरे पार्ट्स, जहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा था। इस वक्त का मतलब जब भारत में ये वन अधिनियम लागू हो रहा था तो उस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था। तो ठीक है, देखेंगे अपन फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। ठीक है, जावा में जो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो किस तरह से जो है वो चल रहा था, उसकी अपन चर्चा करेंगे इसमें। तो देखो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा के जंगलों में जो बदलाव हुए उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जावा के जंगलों में देखो क्या क्या बदलाव हुए उनकी अपन बात करेंगे। तो देखो, जावा इज नाउ फेमस एज ए राइस प्रोडक्शन इन आइसलैंड इन इंडोनेशिया। ठीक है, अब देखो जावा जो है वर्तमान में, जावा को किस नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया का जो चावल उत्पादक आइसलैंड है, द्वीप है, उसके नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो जावा किस नाम से जाना जाता है, आइसलैंड। आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, जो यहाँ का इंडोनेशिया का जो राइस प्रोड्यूसिंग आइसलैंड के नाम से इसको जो है जाना जाता है, चावल उत्पादक द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है जावा को। तो जावा कहाँ का एरिया है, इंडोनेशिया का एरिया है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। अब देखो वंस अपॉन ए टाइम, एक पहले की बात है कि ये जो एरिया है जावा का वो किससे मतलब आच्छादित था, वनों से आच्छादित था, मतलब यहाँ पे घने जंगल थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे क्या थे, जंगल थे। अभी ये यहाँ पे राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, जबकि पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े जो है जंगल थे, घने जंगल थे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच। यहाँ पे जो कॉलोनियल पावर था, जैसे भारत में कॉलोनियल पावर ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, भारत किसके अंडर में था, भारत जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में था, वैसे ही इंडोनेशिया उस वक्त जो है डचों के अंडर में था। ठीक है, डचों का कॉलोनियल ये जो है जगह था। अब देखो इसके बाद में इन कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच, यहाँ पे जो कॉलोनियल पावर था, औपनिवेशिक शक्ति थी, वो किसकी थी, डचों की थी। एंड एज वी विल सी देयर वर मैनी सिमिलरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया।
और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडोनेशिया और भारत में जो फॉरेस्ट कानून बने थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है क्या थी, समानताएं थी। अब वो समानताएं देखो किस तरह से थी। लाइक द ब्रिटिशर्स, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स दे वांटेड टिम्बर फॉर जावा टू बिल्ड शिप, जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसे ही ये लोग भी जो हैं जावा से क्या चाहते थे, टिम्बर चाहते थे, लकड़ियां चाहते थे। किस बात के लिए? बिल्ड शिप, जहाज बनाने के लिए। मतलब जिस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ से यहाँ के जंगलों से लकड़ी चाहते थे, किस बात के लिए? जहाज निर्माण के लिए। वैसे ही जो डच थे, डच जो थे वो जावा से लकड़ियां चाहते थे, किस बात के लिए? शिप जो है बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए जो है वो लकड़ियां चाहते थे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि दोनों ही ब्रिटिशर्स किससे चाहते थे? इंडिया से। ठीक है, और जो डच थे, डच जो है वो क्या वो भी क्या चाहते थे? लकड़ियां चाहते थे। किससे? जावा से। ठीक है, दोनों ही किस बात के लिए? बिल्ड शिप। लकड़ियां चाहते थे फॉर बिल्ड शिप, जहाज बनाने के लिए जो है वो लकड़ियां चाहते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स जिस तरह से इंडिया से लकड़ियां चाहते थे वैसे ही डच जावा से लकड़ियां चाहते थे। किस बात के लिए? बिल्ड शिप, जहाज बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? दोनों ही लकड़ियां चाहते थे, किस बात के लिए? जहाज बनाने के लिए। हाँ, ब्रिटिशर्स एक रेलवे लाइन के लिए भी जो है क्या चाहते थे? लकड़ियां चाहते थे, लेकिन डच सिर्फ किसके लिए चाहते थे? जहाजों के लिए चाहते थे। अब देखो इसके बाद में इन 1600 the population of Java was the estimated 3.4 million। यहाँ पे 1600 तक, ठीक है, यहाँ की जावा की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग कितनी थी? 3.4 मिलियन, मतलब 34 लाख के आसपास जो है यहाँ पे जनसंख्या थी। कहाँ की? जावा की जनसंख्या की अपन बात कर रहे हैं। देयर वर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, वहाँ पे बहुत सारे के जो गांव थे वो फर्टाइल प्लेन्स में भी थे। ठीक है, उपजाऊ मैदानों में रहते थी बहुत सारे के लोग थे वो। लेकिन बट देयर वर आल्सो मैनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन।